Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और स्वयं प्रभा और आईआईटी कानपुर के द्वारा प्रायोजित इस पूरी मुहिम में, जिसमें हम डीटीएच जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मेरे द्वारा जो है जो प्रपोज्ड पेपर का टाइटल है वो है पब्लिक पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इसमें जो है मैंने जो 20 लेक्चर की पूरी फहरिस्त आपके साथ रखी, उसमें आज जो है लेक्चर नंबर 9 है ये, जिसमें मैं मेकिंग ऑफ बजट के बारे में, यानी बजट बनाए जाने की पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बहुत विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको मैं बताऊं कि मैंने लेक्चर नंबर जो है वो 7, 8 और 9 ये तीनों जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड था, जिसमें 7 और 8 आप सुन चुके होंगे। इसका पर्पस ही यही था कि किस तरह से वित्त प्रशासन जो है वो पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रशासन का भाग है, और जिस तरह से कार्मिक प्रशासन में हम देखते हैं कि हम जो है भर्तियों के बारे में, प्रमोशन के बारे में, मतलब और जो है रिक्रूटमेंट के बारे में, ये सब चीज़ को देखते हैं। और आप अब देखिएगा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम बजट के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो जो क्लास नंबर 7 है उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि बजट यानी वित्त प्रशासन होता क्या है, वित्त का क्या मतलब है, फाइनेंस का क्या मतलब है, मैंने उस क्लास में आपको विस्तार से बताया। और यहाँ जो है जो लॉयड जॉर्ज का जो कोटेशन था वो मैंने बताया था कि जिस तरह से शरीर के लिए जो है वो रक्त की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है, या घर के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह पूरे व्यवस्था के लिए जो है वित्त की ज़रूरत होती है। जैसे कि ब्लड के विदाउट जो है शरीर नहीं चल सकता, और फ्यूल यानी ईंधन के बगैर जो है घर का चूल्हा चौका नहीं चल सकता, उसी तरह जो है वित्त के बगैर जो प्रशासन नहीं चल सकता, यानी वित्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वित्त पे विस्तार से मैंने आपको बताया। साथ ही बजट के बारे में मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। बजट जैसा शब्द जो है वो संविधान का शब्द नहीं है, ये प्रयोग में लाया गया शब्द है। संविधान में बजट के स्थान पे जो है 112 आर्टिकल में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वो प्रयोग करते हैं, यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हैं। और बजट जो शब्द है वो एक प्रचलित परंपरा का हिस्सा है। जब हम उसका अर्थ ही होता है चमड़े का बैग, तो ये एक प्रचलन हो गया कि पहले जो वित्त मंत्री होगा वो चमड़े के बैग में जो दस्तावेज ला के आएगा वो बजट है, और उसमें वो कहीं ना कहीं उस देश के मतलब आगामी पूरे एक वर्ष के लिए जो क्या योजनाएं हैं, जो वित्तीय योजनाएं क्या क्या है, आय व्यय का क्या आंकड़ा है, उस संदर्भ में विस्तार से बात किया जाएगा। बजट के अंदर जो मैंने आपको उसके साथ साथ ये भी बताया था कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स बजट के होते हैं, और बजट का जो है कि मैंने आपको साथ में डिटेल में बताया 2023 और 24 के बजट के एक प्रारूप को बताते हुए कि बजट को आप आंकड़े में जो समझते हैं उसको देखने में आपको कैसा लगेगा कि बजट किस तरह से सरकार लेके आती है हर वर्ष, और उसके क्या क्या प्रावधान होते हैं जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैंने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के इंस्ट्रूमेंट के रूप में बजट क्या है उसको भी फोकस किया था कि कैसे जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, कैसे जो है रोजगार का सृजन हो रहा है, किस तरह से जो है उससे क्या हो रहा है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन किस तरह से बदलाव हो रहा है, मतलब सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, महिलाओं का स्कूल खुल रहा है, एकलव्य विद्यालय खुल रहे हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से बजट को समझने की कोशिश की गई है। दूसरी क्लास में मैंने बहुत विस्तार से आपको ये भी बताया कि बजट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। जैसे एक बताया था परंपरागत बजट होता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल बजट है जिसको लाइन आइटम बजट भी कहते हैं। इसमें मैंने कहा था कि उसमें कुछ नहीं करना है, जो अलग अलग ABC अलग अलग आइटम है उसमें एलोकेशन कितना हुआ है, कितना पैसा
ए में 800 करोड़, इसमें बी में 500 करोड़, इसमें 400 करोड़ जो एलोकेट हुआ है उसको वो फोकस करता है। यानी एलोकेशन जो है ऑफ मनी जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है आइटम बजट में, और जो आइटम है उसका लिस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो ये परंपरागत बजट है और ब्रिटिश शैली का जो है इस पर ज़्यादा प्रभाव रहा है जो ट्रेडिशनल बजट है। उसके उत्तर में, उसके प्रतिक्रिया में एक और बजट का टाइप आता है जिसको हम कहते हैं निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। तो परफॉर्मेंस बजट जो है वो अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उसके बाद जो है ये पूरा संकल्पना आता है। और ये निष्पादन बजट का मेन पर्पस क्या है, ये देखना कि वो परफॉर्मेंस क्या कर रहा है। क्या आपने एलोकेट किया ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो परफॉर्म क्या कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस का बेस क्या है, उससे एफिशिएंसी कितना आएगा, ये इस चीज़ को जो है परफॉर्मेंस बजट जो है वो इम्पॉर्टेंटली जो है रेखांकित करता है। तीसरा जो बजट का टाइप मैंने पॉपुलरली बताया था आपको पिछले क्लास में, वो था जीरो बेस बजट। और जीरो बेस बजट में मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के सारे रिकॉर्ड को जीरो लेवल पे आपको मान के आगे बढ़ना है। मतलब आपने पीछे साल अच्छा किया, बुरा किया, यू हैव टू फॉरगेट ऑल सच थिंग, यू हैव टू रीस्टार्ट योर जर्नी। मतलब आपको अपने पूरी यात्रा को नए तरीके से शुरू करनी है, और जहां आधार शून्य होगा, और जब आप आधार शून्य मान के करिएगा तो उससे इफ़िशियंसी आएगा। तो जीरो बेस बजट इंडिया में कैसे आया 80s में, 87 88 के आसपास, और किस तरह से आगे बढ़ा, पूरा हमने हिस्ट्री भी पढ़ा उसमें जीरो बेस बजट का। उसके साथ साथ दो और बजट का टाइप है जो हाल के दिनों में बहुत पॉपुलर है, उसमें एक है जेंडर बजटिंग और दूसरा है ग्रीन बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग में हम मेन फोकस यही कर रहे हैं कि जो सरकार है वो बजट अगर बना रही है तो ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो जेंडर का विषय हो, लैंगिक मुद्दे हो, चाहे वो जो है ग्रीन बजट का इशू हो, ये दोनों विषय जो है बहुत प्रासंगिक है और वो हमारे दैनिक जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पे हम जानते हैं आधी आबादी है लेकिन फिर भी उसको अधिकार नहीं है। किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर है उसमें उनका नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन है। किस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा समय जो है उनका एब्जॉर्ब हो जाता है फैमिली के अंदर। तो ये जो पूरा विषय है उनके पार्टिसिपेशन का, उसको इसके अंतर्गत फोकस किया गया है और देखा गया है कि हम जब बजट बनाएं तो उसमें जेंडर सेंसिटिव हमारा पक्ष कितना हो, यानी लैंगिक रूप से संवेदनशील हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नीतियों को ला सकते हैं। तो जैसे कहा गया, पहले आप गैप देखिए, क्या क्या गैप है और गैप को आप एनालाइज कैसे कर रहे हैं। और तीसरा फिर जो है ये भी कहा गया कि जो पॉलिसी बना रहे हैं फाइनली वुमेन के लिए वो दिखना चाहिए कि वो उस गैप को कितना एड्रेस कर रहा है। तो अलग अलग चरण में हमने इसको भी देखा था कि जेंडर का इशू जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आज में। अब जो नीति बन रही थी, नीति में भी हमने देखा था कि दो तरह की नीति है। एक ऐसी नीति बन रही है सरकार के द्वारा जिसमें 100% जो है वो जेंडर के इश्यूज़ पे ही बेस्ड है। मतलब वो नीति आपको नाम से ही लगेगा कि ये महिला, जैसे सबला नीति है, वो जो है जेंडर के ही इशू पे बेस्ड नीति है। तो जो नीति ही कुछ है जो 100% एलोकेशन वहाँ जेंडर के संदर्भ में है। दूसरी ऐसी नीति भी होगी जहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो है जेंडर का इशू नहीं होगा, लेकिन कम से कम वहाँ 30% तक जो है मतलब 100 में 30% तक एलोकेशन जो है वहाँ महिलाओं के मुद्दे पे भी होगा। तो अलग अलग तरीके से जो है, जो बहुत वाइब्रेंट इशू है जेंडर बजटिंग का, उस पे भी हमने विस्तार से आपके साथ बात किया। और फाइनली हमने पिछले क्लास में ये भी बात किया था आपके साथ कि जो हरित बजट है उसका कंसेप्ट क्या है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन बजट नाउ। हम जान रहे हैं कि हम किस तरह के क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में जी रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बिल्कुल अनिश्चित हो गया है। देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से में कहीं फ्लड है, कहीं पे ड्राउट है, कहीं सुखाड़ है। जो बारिश हो रही है, जो रेनफॉल है, रेनफॉल का बिल्कुल अनइवन आप देखिएगा परफॉर्मेंस है। मतलब जो जिन मौसम में कम बारिश होनी चाहिए वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, जब बारिश जो है मतलब नहीं होनी चाहिए वहाँ बारिश हो रही है। तो ये जो अनइवन परफॉर्मेंस है वो भी जलवायु परिवर्तन को वो कर रहा है। कह रहे हैं हम ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो भी बिल्कुल अनइवन हो रहा है। तो उन सारे परिस्थितियों में जो है जब देश दुनिया के बाकी देश इस पर नीति बना रहे हैं, उस पर कानून बना रहे हैं, तो भारत भी एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में और हरित मुद्दों के प्रति जवाबदेह राष्ट्र के रूप में जो है वो अपनी नीतियों में भी जो है वो मतलब ग्रीन बजटिंग को, यानी हरित जो है बजट की पूरी प्रविधि को ला रहा है। और वो भी ये फोकस कर रहा है कि कैसे ट्रिब्यूनल्स बने, कैसे ग्रीन बजट जो है वो लागू हो, डिफरेंट स्टेट्स कैसे उसको फॉलो करें, और जो इंटरनेशनल मापदंड तय किया गया है उसका हम कैसे साझीदार बने, कैसे हिस्सेदार बने। तो हमने विस्तार से जो है देखा अभी तक के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के क्लास में कि ये सारे इश्यूज जो है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ रहे थे।
आज की कक्षा में हम यही फोकस करेंगे कि बजट जो है वो बजट पार्लियामेंट में जब जाता है तो पार्लियामेंट में जाने के बाद कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे प्रोसीड करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से वहाँ वाद विवाद होता है बजट के पूरे प्रोसेस में, और किस तरह से अलग अलग तरह के प्रस्ताव आते हैं। जैसे कि एक प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव, उसका क्या मतलब है? बजट में सरकार जो कह रही है कि हमारा ये बजट है, तो पार्लियामेंट क्या कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने की बात कर सकती है क्या? वो क्या होता है तो हम एकदम डिटेल उसको देखेंगे। गिलोटीन का एक प्रोसेस होता है। गिलोटीन क्या है? नया शब्द है, आप पहली बार सुनेंगे। गिलोटीन का मतलब क्या होता है वो इसमें विस्तार से हम देखेंगे। साथ ही साथ जो है कई और सारे टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जैसे लेखानुदान क्या होता है उसको हम देखेंगे। और अलग अलग तरह से हम ये संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में विस्तार से देखेंगे कि संसदीय समिति क्या होता है, संसदीय समिति किस तरह से काम करती है, संसदीय समिति का जो दो अलग अलग प्रकार है उसको भी हम इसमें देखेंगे। जैसे हम कहते हैं स्थायी समिति होती है यानी परमानेंट कमेटी होती है, और दूसरा तदर्थ समिति होती है जिसको हम कहते हैं एडहॉक कमेटी। तो दोनों कमेटी क्या होती है, स्थायी समिति में कौन कौन सी कमेटी होती है, तदर्थ कमेटी में कौन कौन सी कमेटी होती है, वो किस तरह से काम करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी किस तरह की कमेटी है, प्राक्कलन कमेटी किस तरह की कमेटी है, वो सारे मतलब जो है चीज़ों को हम विस्तार से आज की कक्षा में मैं आपको समझाऊंगा। तो हम एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक भूमिका है, जहाँ तक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार अपनी इच्छा अनुसार कर लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि टैक्स अपनी मर्जी से गवर्नमेंट लगा सकती है, ऋण ले सकती है और खर्च कर सकती है। चूँकि राज्य के संसाधन सीमित होते हैं, अतः विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए दुर्लभ संसाधन नियत करते हुए जो है एक उचित बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रैंडम गवर्नमेंट है तो आप कहीं पे टैक्स लगा दिए, आप कुछ भी खर्च कर लिए, आप कुछ भी कर लिए, ऐसा नहीं है। आप अगर सरकार है तो आपको पता होता है कि आप विगत वर्षों में आपने क्या किया और आगे आने वर्षों में आप क्या कर रहे हैं। तो आपके पास एक रोड मैप होता है, और वो रोड मैप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा जो रोड मैप है वो बजट के माध्यम से आप उसमें बात करते हैं। मतलब दुर्लभ संसाधन कैसे नियत किए जाएं, कि कैसे रखे जाएं, वो सारे बजट के अंतर्गत हम उनसे चर्चा करते हैं। भारत सरकार का बजट इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित प्राप्तियां और व्यय दर्शाया गया है। मतलब भारत सरकार जब भी बजट पेश करती है तो याद रखना चाहिए कि ये दोनों सदन के समक्ष वो रखती है, लोकसभा के समक्ष भी रखती है और राज्यसभा के समक्ष रखती है। लोकसभा को जानते हैं आप, एक बहुत पॉपुलर नाम भी और है, उसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल्स, यानी वो लोकसभा है। और जो राज्यसभा है उसको कई लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं हाउस ऑफ ओल्डर्स भी है, यानी बुजुर्गों की सभा है। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग दलगत राजनीति में नहीं आना चाहते वो राज्यसभा के माध्यम से कई बार प्रतिनिधित्व पाते हैं। और राज्यसभा में स्पेसिफिक आप जानते हैं कि जो साहित्य, संगीत, कला वाले जो इलाके से लोग आते हैं वो भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन पा लेते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा है। तो बजट जो है वो दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित यानी एस्टिमेटेड प्राप्तियां और व्यय, यानी कि क्या आपको मिलेगा और क्या आप एक्सपेंडिचर करिएगा, इन दोनों चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया जाता है। वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की प्रथम अप्रैल से प्रारंभ होती है, और ये भी याद रखना है कि जो फाइनेंशियल जो होता है वो ईयर वो 1 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होता है, और अगले वर्ष जो है आप जो है जो 31 मार्च तक जो है ये इसका टेन्योर होता है। तो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर इसी तरह से जो है वो काम करता है। दूसरे शब्दों में देखें तो बजट में इस आशय का प्रस्ताव होता है कि आगामी बजट के दौरान किस मद में कितना खर्च किया जाना है और उसमें कितना धन किस स्रोत से आएगा और कहाँ से जुटाया जाएगा। यानी ये सारे चारों टर्म्स देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला है कि किस मद में जाएगा, यानी A, B, C, D, ये 4 मद है। तो यहाँ अगर 40% जाएगा, यहाँ 30% जाएगा, यानी 40, 30, 70, और यहाँ पे जो है 20% जाएगा और यहाँ 10% जाएगा, यानी ये चारों मद में इतना पैसा जाएगा। ठीक है, अब उसमें धन जो है किस स्रोत से आएगा, ये जो आप पैसा दे रहे हैं इन किन सोर्सेस से आप लाइएगा। आपके पास हमेशा तो जरूरी नहीं है कि आपके राजस्व में पैसा पड़ा हो, तो कहाँ कहाँ से आप उस पैसा को लाइएगा, किस स्रोत से लेके आइएगा।
वो स्रोत भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए गवर्नमेंट जो अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं, उन्हें पता है कि हमें किस किस सोर्सेज से लाने हैं। हमें टैक्सेस से लाने हैं, हमें कहाँ से लाना है, हमें डायरेक्ट टैक्स से लाना है, इनडायरेक्ट टैक्स से लाना है, कहाँ से लाना है, उसके बारे में हम बहुत क्लियर होते हैं। और कहाँ से जुटाया जाना है और फिर उसको हम कैसे जुटाएंगे, कैसे एलोकेट करेंगे, वो सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुमान दिए जाते हैं और सरकार को अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों कार्यक्रमों का पुनर्वलोकन करने और उसकी व्याख्या करने का अवसर मिलता है। मतलब क्या होता है कि आगामी वर्ष जब आप आगे के लिए ला रहे हैं बजट, तो आप एस्टिमेट देते हैं कि ये एस्टिमेट है हमारा, और सरकार क्या करती है, अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रम जो अभी चला रही है उसका भी रिव्यू करती है और उसको जो है इंटरप्रेट करती है कि हम जो चला रहे हैं पॉलिसी, फला फला पॉलिसी का ये आउटकम आया है, फला फला पॉलिसी में ये ड्रॉबैक आया है। तो अमूमन जो है हम कई बार वो डेटा को छुपाते भी हैं जहां हम जो है विफल होते हैं, लेकिन ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है कि हम जो है वस्तुनिष्ठ तरीके से वो सारे पॉलिसीज़ के बारे में पार्लियामेंट में रखते हैं कि हमारी वर्तमान पॉलिसी, वर्तमान कार्यक्रम का हम पुनरावलोकन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि ये उसकी पूरी तस्वीर है। साथ ही साथ संसद को उस पर विचार करने और आलोचना करने का भी अवसर देते हैं। जैसे ही आप बजट कभी सुनिएगा तो बजट सुनते समय आपको लगेगा कि केवल आप अपना महिमा मंडन नहीं करते, आप तो बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब केवल रूलिंग पार्टी नहीं होती है, पार्लियामेंट मतलब रूलिंग पार्टी के अलावा पूरा विपक्ष होता है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो किसी भी धड़े में, किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होती, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होती है। तो सब लोग मिल के क्या करता है, उस पूरे बजट पे विचार करता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, आलोचना भी होती है, सरकार के नीतियों की आलोचना भी होती है, सरकार के प्रीवियस नीति के बारे में बताया जाता है कि ये नीति में ये प्रॉब्लम है, ये नीति अभी तक नहीं लागू हो पा रहा है, ये नीति में सरकार क्या कर रही है, आपने घोषणा किया था उसमें क्या हुआ अभी तक। और सभी जो सांसद होते हैं, सभी जो विधायक होते हैं, वो अपने अपने एरिया को एक स्पेशल स्टडी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। कई बार वो आलोचना के स्रोत के रूप में आप देखिएगा कि वो अखबार का कतरन लाते हैं, कई बार देखिएगा कुछ कुछ बुक्स लेके आते हैं, कई बार वो लिखित रूप से लेके आते हैं कि सरकार की आलोचना हमें करनी है और किस तरह से करनी है। साथ ही संसद को उन पर विचार करने और आलोचना करने का भी अवसर मिलता है। जैसे ही सरकार लेके आएगी तो आप देख रहे हैं कि उस पर विचार भी होता है और जो है आलोचना भी उसकी होती है। अब इसके अगले हिस्से में हम देखेंगे कि बजट की जो है विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है, यानी जब बजट हम पढ़ते हैं तो बजट के जो है डिफरेंट फेजेस कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ से हम बजट का एक तरह से सर्वांगीण जो है बजट को देख रहे हैं कि बजट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, किस किस तरह से बजट पार्लियामेंट में जो है वो चरण दर चरण जो है आगे की तरफ बढ़ता है। वित्तीय मामलों के लिए विशेष रूप से बजट संबंधी कार्य करते समय संसद में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो अमूमन ये ट्रेंड है कि पार्लियामेंट में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 फेजेस के बारे में कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है उसका जो सबसे प्रामाणिक सोर्स है जहां से मैं आपको ये करवा रहा हूं वो है सुभाष कश्यप की एक बहुत फेमस किताब है आवर पार्लियामेंट या हमारा संसद, जो आपको मुझे लगता है पार्लियामेंट के संदर्भ में बहुत आधारभूत, बहुत बेसिक, बहुत तथ्यात्मक, बहुत गुणात्मक जानकारी देता है। तो आप सबको जो है विस्तार से उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। आवर पार्लियामेंट नाम से अंग्रेजी में और हमारा संविधान के नाम से हिंदी में, सुभाष कश्यप की किताब है। तो जो 3 अवस्थाएं हैं बजट को प्रस्तुत करने की, उसमें पहली अवस्था का नाम है बजट को पेश किया जाना या बजट को आप कैसे पेश करते हैं। हमारी संसद में बजट 2 भागों में पेश किया जाता है, ये याद रखना है। पहला है रेल बजट और दूसरा है सामान्य बजट, यानी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है रेल बजट और एक है सामान्य बजट। रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने के पीछे मूल विचार यह है कि रेलवे के द्वारा निश्चित अंशदान की व्यवस्था होने से सिविल अनुदानों में स्थिरता आए और रेलवे वित्त प्रशासन में लचीलापन आए। मतलब पहले क्या था कि एक ही साथ होता था, रेलवे बजट और सामान्य बजट एक साथ जो प्रस्तुत होता था, लेकिन रेलवे आप जान रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट का, और ऐसा लगा कि इसको अलग करने से क्या होगा कि रेलवे प्रशासन में उससे कार्यकुशलता आएगी और वो उससे और भी वो मजबूती आएगी उससे। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रत्येक वर्ष फरवरी मास के तीसरे हफ्ता में किसी दिन पेश किया जाता है
और सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में प्रचलित मान्यता थी कि 5 बजे, पहले ये था कि 5 बजे अंतिम कार्य दिवस में आप जनरल बजट को पेश कीजिएगा। और रेल बजट जो है वो क्या था कि रेल बजट फरवरी में मंथ में जो है वो 3rd वीक में किसी दिन पेश किया जाता था, और जो जनरल बजट है वो वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में जो होता था 5 बजे। परंतु 2002-03 से ये एक नया ट्रेंड आया कि 11 बजे प्रातः वो शुरू की गई है। पहले तक जो है शाम में 5 बजे 2002 से पहले वित्त मंत्री जो है अंतिम कार्य दिवस में पढ़ते थे, अब जो है 11 बजे वो पढ़ते हैं। 2002-03 से ये स्टार्ट हो गया। बजट पेश करते हुए बजट भाषण दिया जाता है, जो वास्तव में संसद में सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक होता है। जो बजट भाषण होता है वो संसद का सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है। पूरी मीडिया बिरादरी आप देखिएगा कि पार्लियामेंट में शिरकत करते हैं, टाइम लेके आते हैं और वो सुनते हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि अगर आप विजिटर के रूप में भी जाके सुनना चाहते हैं तो आप पास अलॉट कर सकते हैं, और आप भी जाके बजट के पूरे प्रोसेस के कुछ हिस्से को तो जाके सुन ही सकते हैं कि किस तरह से सवाल जवाब होता है, किस तरह से विपक्ष घेरता है, किस तरह से प्रधानमंत्री जो है उस पर और या वित्त मंत्री जो है किस तरह से उसमें अपना रुख अपनाते हैं। वो उसके साथ आप जो है विस्तार से समझ सकते हैं। यह भाषण 2 भागों में होता है। भाग क में देश का सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण होता है, और भाग ख में आगामी वित्त वर्ष के लिए कराधान का प्रावधान है। मतलब जो जनरल बजट है वो भी 2 हिस्सों में होता है। एक में सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण होता है, यानी कि सामान्य इकोनॉमिक सर्वे होता है, और भाग ख में जो है आगामी वित्त वर्ष के लिए आगे आने वाले जो वित्त वर्ष है उसमें कराधान यानी टैक्सेशंस का क्या प्रावधान है वो उसमें होता है। लोकसभा में वित्त मंत्री का भाषण समाप्त होने पर बजट की एक प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। मतलब लोकसभा में जैसे ही वित्त मंत्री का भाषण समाप्त हो जाएगा तो बजट की एक प्रति यानी बजट का पूरा कॉपी जो है राज्यसभा के मंच पे भी, राज्यसभा के पटल पे भी रखा जाता है। उसके तुरंत बाद जो है वित्त मंत्री जो है वित्त विधेयक पेश करता है, जिसमें सरकार के कराधान प्रस्ताव होते हैं। मतलब यहाँ पे भी राज्यसभा में आके आप क्या करें कि कराधान का जो प्रस्ताव होता है उसको आप रखते हैं। उसके बाद सदन स्थगित हो जाता है, सदन जो है फिर रुक जाता है, और जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन बजट पर चर्चा नहीं की जाती। ये इम्पॉर्टेंट बात है राज्यसभा का कि जब बजट जो है उसमें पेश कर दिया जाएगा उस दिन चर्चा नहीं होगी, स्थगन के बाद उसमें चर्चा होगी। अब दूसरा जो हिस्सा है बजट का वो है बजट पे चर्चा का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन बजट पे चर्चा नहीं होगी। दूसरा बात, बजट पे चर्चा। संसद मूलतया विचार विमर्श करने वाला निकाय है। आप जानते हैं कि एक डिलिबरेटिव जो है संकाय है, एक डिलिबरेशन का एक जो है मतलब वो है संसद। बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीरतापूर्ण चर्चा होती है। अगर आपको कभी भी बजट के बारे में पूरा बारीक समझ चाहिए तो किसी वर्ष बजट आने के समय में आप उस समय के पार्लियामेंट की डिबेट को सुनिए। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में जो है बहुत गंभीर वार्तालाप होती है, उसमें बहुत सीरियस डिस्कशन होता है, और एक एक आइटम पे, बजट के एक एक प्रावधानों पे आप देखिएगा कि सरकार और विपक्ष किस तरह से अपने दावों और प्रतिदावों को प्रस्तुत करता है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिसी, हमें बजट के उन अभिभाषणों को, बजट की उन चर्चाओं को ज़रूर से गंभीरता से सुनना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी समझ बनती है नीति के एक एक पक्ष के ऊपर कि कैसे नीतियां जो है बन रही हैं, कैसे जो है अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, अलग अलग नेतागण कैसे उसमें अपना विचार रखते हैं। बजट पर चर्चा बजट पेश किए जाने के कुछ दिन पश्चात आरंभ होती है। जैसे आपने सुना कि स्थगन हो गया, तो जैसे ही बजट पे चर्चा जो होगा वो बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होगा वो। इससे सदस्यों को बजट के पाठ का पूरा अध्ययन करने का और वित्तीय प्रस्ताव पर आपस में विचार विमर्श करने का समय मिल जाता है। मतलब जो पूरा डॉक्यूमेंट सदन में पेश कर दिया गया, फिर क्या हो जाता है, स्थगन हो जाता है सदन, फिर से कुछ दिन बाद जो है अगर वो गैप होता है और फिर उसमें जो है चर्चा होती है। इस बीच सदस्यों के लिए बहुत अच्छा है, जो पार्लियामेंट के सारे सदस्य हैं उनको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, और वो जब डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो उसमें विस्तार से वो पढ़ते हैं, समझते हैं
चूँकि अर्थशास्त्र की भाषा बहुत आसान नहीं होती, तो उसमें वो अर्थशास्त्रियों के माध्यम से अपने निजी मतलब सहायकों के माध्यम से उसमें एक राय बनाते हैं। उसको क्रिटिकली, अगर विपक्ष है तो क्रिटिकली सोचता है कि मैं सरकार को कैसे घेरूँ इस बजट में, तो वो सारे पॉइंट्स निकालता है जहाँ पे वो सरकार को घेरने की कोशिश करता है। तो आपस में एक विचार तय करने के लिए भी ये जरूरी होता है। बजट पर दो अवस्थाओं में चर्चा की जाती है, सामान्य अर्थात सामान्य चर्चा, और उसके बाद विस्तार में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान। यानी आपने देखा एक में हो रहा है कि बजट जो का क्या हुआ कि आप डॉक्यूमेंट आपने पेश किया, चर्चा नहीं किया। अब चर्चा फिर जब आप कर रहे हैं तो चर्चा भी जो है वो अलग अलग चरणों में होती है। चर्चा भी दो चरणों में हो रही है। पहले चरण में क्या हो रही है, सामान्य चर्चा हो रही है, और दूसरों में क्या हो रही है, अनुदानों की मांग पर चर्चा हो रही है। जैसे अनुदान कहाँ कहाँ से हम लाएंगे, उसका डिमांड जो है उसके मांग पे हम पूरा चर्चा कर रहे हैं, और साथ में फिर मतदान हम करते हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा का अवसर विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार किया जाना, उसे पास किए जाने के दौरान मिलता है। मतलब साथ साथ जो है वित्तीय प्रस्तावों पर अगर आगे की चर्चा भी होती है उसमें, और जो मतलब फाइनेंशियल जो भी रिजोल्यूशन होता है उस पर, और उसमें विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर विचार भी किया जाता है। यानी अप्रोप्रिएशन बिल और जो फाइनेंस बिल है उस पर विचार किया जाता है, और उसको पास करने के दौरान भी आगे क्या क्या और भी प्रस्ताव होगा उसके ऊपर उसमें चर्चा होती है। तो पहला हिस्सा है सामान्य चर्चा। जैसे आपने देखा दो तरह की चर्चा है, एक सामान्य चर्चा है और उसके बाद विस्तार में अनुदानों की मांग पर चर्चा कर रहे हैं। तो सामान्य चर्चा क्या है? बजट पर सामान्य चर्चा जो है सामान्यतः वाद विवाद से प्रारंभ होती है। यानी जो सामान्य चर्चा होगी उसमें डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। यानी विपक्ष भी बोल रहा है, सरकार बोल रही है, इस तरह से एक तरह से डिबेट और डिस्कशन का माहौल होता है, जो संसद के दोनों सदनों में 3 या 4 दिन तक चलता है। यानी जो जनरल डिस्कशन है वो 3 से 4 दिन दोनों सदन में, लोकसभा में भी राज्यसभा में। आप कभी भी कतई ये नहीं समझे कि राज्यसभा है तो वहाँ चर्चा कम होगी। वहाँ पे तो और भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं, और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो शिक्षाविद होते हैं, अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सरकार को और भी घेरते हैं। तो जो है दोनों सदनों में 3 से 4 दिन जो है मुकर्रर किया जाता है कि हम बजट पे जो है खूब चर्चा करें। प्रथा यह है कि इस अवस्था में जो है सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक, यानी कि जो फिस्कल है और जो इकोनॉमिक पॉलिसी के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं, और कराधान तथा व्यय के ब्यौरे पे नहीं। यानी कि यहाँ पे टैक्सेशन पे, एक्सपेंडिचर पे बात नहीं होता है। इसमें मेन बात क्या होता है, ओवरऑल आपका फिस्कल पॉलिसी क्या है सरकार का, और सरकार का जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इस पे जो है चर्चा होती है इसके अंतर्गत। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। यानी कि सामान्य डिस्कशन हो रहा है, आप लोकसभा में राज्यसभा में जान रहे हैं, और उसका मेन सामान्य चर्चा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि सरकार का जो राजकोषीय नीति है, जो वित्तीय नीति है, उस पर हम सर्वांगीण तरीके से उसमें बात करते हैं, और प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का इसमें अवसर मिलता है। लगभग सारे सदस्य जो चाहते हैं, जो पहले से मतलब उसमें टाइम लिए होते हैं, सबको ही मौका मिलता है। एक टाइम फिक्स होता है कि वो इतना मिनट वो बोलेंगे और बोलते हैं वो। तब सरकार को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति जो है बाद की अवस्थाओं में क्या क्या प्रक्रिया होगी। मतलब अगर इनिशियल डेज में ही आपको लगेगा कि बड़ा डिस्कशन हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है, या पूरा सदन जो है बजट के खिलाफ बोल रहा है, तो सरकार को आभास होने लगता है कि बाद के प्रोसेस में भी और क्या क्या होने वाला है। और अगर शुरू में ही जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है, विपक्ष भी जो है सरकार की जितनी एस्टीमेट्स हैं उसकी प्रशंसा कर रही है, तो फिर लगता है कि पूरा प्रोसेस जो है बहुत आराम से होगा। तो इनिशियल स्टेज के मतलब डिबेट के स्तर से पता लगाया जा सकता है कि आगे क्या होने जा रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को दी गई शक्ति के अनुसार उसे सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स है यहाँ कि राज्यसभा को यहाँ कम शक्तियाँ हैं। राज्यसभा केवल जनरल डिस्कशन अच्छे से करती है, खूब जनरल डिस्कशन अच्छे से होता है, उसके अलावा बजट से उसका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मांगों पर मतदान जो है केवल लोकसभा में होती है। यानी अनुदानों पर जब आप चर्चा कर रहे हैं और मतदान की बात करते हैं, वो केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो सामान्य चर्चा है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है, लेकिन अनुदानों की मांगों पे चर्चा जो है
केवल और केवल जो है वो लोकसभा में होती है, राज्यसभा में उसमें कुछ नहीं होता है। तो अगला पार्ट हम अब देख रहे हैं वो है अनुदानों की मांगों पर चर्चा। इस प्रक्रिया के अनुसार दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान का है। यानी कि जो अनुदान की हम मांग कर रहे हैं उस पर खूब चर्चा हो रहा है, फिर से बात हो रहा है कि कहाँ से पैसा आएगा, किस किस मद से पैसा आएगा, कौन पैसा देगा, घाटा होगा, लाभ होगा, सारे स्टैटिस्टिक्स के जो आंकड़े हैं उसको हम खूब बात करते हैं और उस पर चर्चा भी होता है और मतदान भी होता है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग अलग मांगे रखी जाती है। डेफिनेटली है कि अलग अलग मंत्रालय है और अलग अलग मंत्रालय जो प्रस्तावित अनुदान का डिमांड कर रहा है तो उस पर अलग अलग चर्चा उसमें मांग रखा जाता है और इन मांगों का संबंध बजट व्यय वाले भाग से होता है और उसका स्वरूप जो है कार्यपालिका द्वारा लोकसभा में दिए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए। मतलब सिंपली जो है लोकसभा में ये कहा जाता है कि डिफरेंट मंत्रालय हैं और वो डिमांड करें कि ये उनका खर्च होगा तो उसमें जो है वो जो खर्च करेंगे वो खर्च करने का अधिकार जो है उन्हें दिया जाए और उसके लिए वो लोकसभा में जो है निवेदन करते हैं कि इसको अधिकार मिलना चाहिए। मांग एक प्रस्ताव के रूप में जो है पेश की जानी चाहिए, परंतु व्यवहार में उन्हें पेश हुआ मान लिया जाता है। ऐसा लगता है कि मांग एक प्रस्ताव के रूप में पेश होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में देखते हैं तो लगता है कि मांग जो है वो पेश किया जा चुका है। उस समय उस सदन का समय बचाने के लिए उसको पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो प्रस्तावित करते हैं। ये ट्रेडिशन है कि पीठासीन अधिकारी जो उस मांग को जो है पेश करेंगे। मांगों पर चर्चा रुचिपूर्ण होती है। जब भी डिमांड पे आप डिस्कशन सुनिएगा तो डिस्कशन जो है उसमें बहुत रुचिपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और सभी लोग बहुत उसको इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते भी हैं कि क्या क्या चर्चा हो रही है मांगों पर। और इस चर्चा के दौरान मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों की बारीकी से छानबीन होती है। जो मंत्रालय मांग कर रहा है उसका जो पॉलिसी है, उसका जो प्रोग्राम है, उसका बहुत बारीकी तरीके से क्या होता है उसको जांच किया जाता है, उस पर क्वेश्चन आंसर होता है, वो डिपार्टमेंट को क्वेश्चन आंसर होता है कि आप ये जो मांग कर रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है, आपको क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, ये मांग अगर आप नहीं करते तब क्या होता, अलग अलग उसके प्रोज और कॉन्स सब पे विस्तार से इसमें चर्चा होती है। सदस्य मंत्रालय की नीतियों का निर्नुमोदन कर सकते हैं, यानी कि जो भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के मेंबर वो या तो उसको अनुमोदन कर सकते हैं, उस नीति को या तो अप्रूव कर सकते हैं या प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिए उपाय सुझा सकते हैं, या तो उसको बिल्कुल जो मंत्रालय लेके आ गया कि हमारा ये डिमांड है, हमको ये मेरी मांग है, या तो क्या करेगा पार्लियामेंट उसको पास कर देगा कि ठीक है आपका ये डिमांड सही है, आपको ये पास करते हैं। या फिर क्या कह सकता है उसको ये इसको सुझाव दे सकता है कि प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमी लाने के लिए, कैसे किफ़ायतीपन लाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लाने के लिए आपको मैं सर्टेन सुझाव देता हूँ। आपका डिमांड ठीक है लेकिन ये सर्टेन सुझाव देता हूँ, आप ये कीजिएगा तो आपके अंदर और इकोनॉमी आएगी और व्यवस्था जो है बेहतर बनेगी। या विशिष्ट स्थानीय शिकायतों की ओर मंत्रालय का ध्यान दिला सकते हैं, या तो फिर ये कहेंगे ये स्पेसिफिक जो है शिकायत है आपके मंत्रालय से रिलेटेड, आपको मैं ये ध्यान दिला रहा हूँ, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अनुदानों के मांगों के मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं। जब आप मूल प्रस्ताव ला रहे हैं कोई डिपार्टमेंट की ये हमारा डिमांड है तो आप क्या करिएगा, एक सहायक प्रस्ताव भी जो है साथ में आप नत्थी कर दीजिएगा और बोलिएगा कि ये जो शिकायत है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपका रिकमेंडेशन है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए, इसको मानना चाहिए और इससे आपका मंत्रालय का क्या होगा और बेहतरी होगा, आपका मंत्रालय और आगे बढ़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है, जब आप देखिएगा मांग और उसके पूरे डिस्कशन को, तो उसमें जो है जो सहायक प्रस्ताव आप बोल रहे हैं, जो जिसमें आप कह रहे हैं कि आपके सामने ये शिकायत है, आपको ये सजेशन है, तो इस संदर्भ में जो है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में, संसदीय भाषा में इसको हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं, यानी कट मोशन है। यानी कोई मिनिस्ट्री जो प्रस्ताव लेके आ रहा है अपना, जो भी उसका डिमांड है, उसको थोड़ा सा बैक करने के लिए आप कुछ सहायक प्रस्ताव जोड़ देते हैं। उस सहायक प्रस्ताव को ही हम कहते हैं ये कटौती प्रस्ताव है, यानी कि कट मोशन है। अब ट्रेडिशनली जब आप पार्लियामेंट के लैंग्वेज को देखेंगे तो पार्लियामेंट में जो कट प्रस्ताव है या कटौती प्रस्ताव है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो कटौती प्रस्ताव है उसको हम कहते हैं नीति निर्नुमोदन कटौती प्रस्ताव,
यानी ये क्या होता है कि जो नीति का निर्णय है, अनुमोदन है, उसमें केवल ये कहा जाता है, जब आप कटौती प्रस्ताव को देखिएगा तो पहला उसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाएगा। यानी जो भी डिमांड की जा रही है उस पर्टिकुलर मंत्रालय के द्वारा, उसकी मांग को हम केवल ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको खारिज कर रहे हैं, केवल हम ये कह रहे हैं कि उसकी राशि को घटाकर 1 रुपया किया जाए। यानी जो डिमांड है उसमें एक सांकेतिक रूप से है कि 1 रुपया तक की जो है उसमें कटौती की जाए। इसका सिंपल अर्थ यह है कि प्रस्तावक मांग की मूल राशि का निर्निमोदन कर रहे हैं, मतलब उसको जो है अनुमोदन पूर्ण तौर से नहीं कर रहे हैं, उसको जो है थोड़ा सा उसमें थोड़ा ये सुझाव दे रहे हैं कि आप उसको 1 रुपया तक जो है घटा लीजिए। दूसरा जो कटौती प्रस्ताव का तरीका है या जो टाइप है उसको हम बोलते हैं मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। मितव्ययता यानी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कटौती प्रस्ताव, कट मोशन है ये। और ये जो इकोनॉमी से जुड़ा कट मोशन है उसमें कहा जाता है, इसका उद्देश्य है मितव्ययता लाने की दृष्टि से मांग की राशि में उल्लेखित राशि कम करना। उल्लेखित में देखिएगा यहाँ डैश 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 कर दिया गया, यानी उल्लेखित में कुछ राशि नहीं है, केवल ये कहा गया है कि वो हो सकता है 500 हो सकता है 5000 हो सकता है 5 लाख हो सकता है 5 करोड़ हो। तो जो भी राशि आप डिमांड कर रहे हैं, कोई मंत्रालय कह रहा है कि हमें 100 करोड़ हमें चाहिए, तो आप उसको कहिएगा कि इससे मितव्ययता नहीं आएगी। मितव्ययता लाने के लिए आपको चाहिए कि मितव्ययता मतलब होता है किफ़ायतीपन, यानी कि कम आप लागत से बेहतर उत्पादन कैसे करेंगे। तो आप ज़्यादा पैसा खर्च के नहीं कर सकते, कम पैसे में आपको अच्छा प्रोडक्शन करना है, तो आप जो है एक सर्टेन सांकेतिक राशि के रूप में, यहाँ डैश सांकेतिक नहीं मतलब वो डैश डैश छोड़ देते हैं एक वो उल्लेखित राशि कि आप इसमें ये डाल सकते हैं कि कुछ भी राशि हो सकती है कि इतनी राशि का आप जो है उसमें कटौती कीजिए या कटौती कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का मतलब है कट जो है, मतलब जो सिंबॉलिक जो है कट मोशन, जिसमें संकेत है, संकेत के माध्यम से कटौती कर रहे हैं। यानी पहले में आपने क्या देखा, नीति निर्णय में कहा कि जो आप मांग कर रहा है डिपार्टमेंट उसमें 1 रुपया कमी कीजिए, ठीक है ना। 1 रुपया जो है वहाँ पे एक तरह से बोध है कि आपको आपके नीति को हम जो है नहीं मान रहे हैं, इसमें ये सुझाव दे रहे हैं हम। दूसरा है मितव्ययता। मितव्ययता में कहते हैं कि जो आपकी मांग की राशि उसमें डैश 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 की कमी की जाएगी, यानी उल्लेखित कुछ भी राशि हो सकती है वो। तीसरा जो है वो है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। यहाँ 100 रुपया जो है सांकेतिक राशि है, यानी ये सिंबॉलिक है 100 रुपया, ठीक है। और इस प्रस्ताव का जो है उद्देश्य है, जिसको कटौती प्रस्ताव के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, वो यह है कि ऐसी विशिष्ट शिकायत व्यक्त की जाए जिसके लिए भारत सरकार जो है वो उत्तरदायी है। यानी कि सरकार को आप घेर रहे हैं वो कहते हुए, तो आप कहते हैं कि सांकेतिक रूप से जो है इसमें 100 रुपया वो किया जाए। तो अमूमन कटौती प्रस्ताव का जो है ये तीनों रूप जो है बहुत फेमस है। नीति निर्णय जिसमें आप कह रहे हैं कि कटौती प्रस्ताव को कितना करना है घटा के, कटौती प्रस्ताव को घटा के करना है आपको 1 रुपया। दूसरा है मितव्ययता। मितव्ययता में कहते हैं कि जो भी आप मांग कर रहे हैं उसमें डैश 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 रुपये की कमी कीजिए। और तीसरा है सांकेतिक, जिसमें आप कह रहे हैं कि 100 रुपये तक की जो है आप उसमें कमी कीजिए। सुविधा के लिए आमतौर पर मूल प्रस्ताव और उससे संबंधित कटौती प्रस्तावों पर सदन में एक साथ चर्चा होती है। यानी कि मूल प्रस्ताव जो है वो ला रहा है वो डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ जो कटौती प्रस्ताव जो कि पार्लियामेंट लेके आती है उसमें एक साथ चर्चा होती है और मतदान के लिए रखा जाता है। या जैसे उसमें चर्चा होती है तो फिर उसे मतदान के लिए रखा जाता है, और इस प्रकार कटौती प्रस्ताव अनुदानों की मांग पर चर्चा आरंभ हो जाती है। तो जैसे सारा डिस्कशन हो गया तो उसमें मतदान होगा, और कटौती प्रस्ताव जो अनुदान की मांग कर रहे हैं वहाँ से चर्चा आरंभ करने का एक उपाय है, ठीक है। तो अब जो है क्या हो रहा है कि उसमें जो है चर्चा होगा। तो चर्चा हो जाने के पश्चात जो है पहले कटौती प्रस्ताव निपटाया जाता है और उसके बाद अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखी जाती है। तो पहले तो चर्चा हम कर दिए कटौती प्रस्ताव के तीनों फेजेस में, चर्चा उर्चा हो गया सब कुछ, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद अनुदान की मांग और मतदान के लिए रखते हैं। वास्तव में कटौती प्रस्ताव प्रतीक मात्र होता है। ये जो कट मोशन आप देख रहे हैं ये दरअसल सिंबल है, ये प्रतीक होता है, क्योंकि जब तक सरकार सदन में बहुमत का समर्थन खो ना दे तब तक उसके स्वीकृति होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी कटौती प्रस्ताव सदन में तभी स्वीकृत होगा यदि उस पर्टिकुलर सरकार ने सदन के अंदर अपना बहुमत खो दिया है। तो ये जो आपने तीनों टाइप का देखा, नीति निर्नुमोदन यानी मितव्ययता और सांकेतिक,
जिसमें नीति निर्मोदन में कह रहे हैं कि 1 रुपये का कटौती कीजिए, आप जो है मतलब मितव्ययता में कर रहे हैं कि डैश डैश 10 रुपीज़ की कीजिए, और सांकेतिक में कह रहे हैं कि आप जो 100 रुपीज़ की कीजिए। ये तभी सदन में पारित होगा यदि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर सरकार के पास बहुमत है तो जो है कुछ नहीं हो सकता उसका। और जैसे ही अगर आप मान के चलिए कि जब तक वो कह रहे हैं कि बहुमत खो ना दे तब तक स्वीकृत नहीं होगा। कटौती प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष के सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जाता है, और अगर कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, अगर आप उसको देखते हैं कि वो एक्सेप्टेड है, तो इसका अर्थ होता है सरकार की निंदा, यानी गवर्नमेंट के लिए बहुत खराब समय होता है। सरकार को आप सेम कहते हैं उसी समय कि जब आपका कटौती प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है, यानी सरकार गिरने वाली है, सरकार का बहुमत ही नहीं है, तभी वो जो है कटौती प्रस्ताव जो है वो वहाँ पे वो जो है पास हो सकता है। तो जैसे ही पास होगा ये सरकार के लिए निंदा का सवाल होता है। इसी तरह एक और प्रक्रिया है संसद में जो कि बहुत फेमस है, और इसे कहते हैं गिलोटिन। दरअसल कार्य मंत्रणा समिति किसी विशेष मांग को और बजट सहित अनुदानों की सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है कि कितनी सीमा लगेगी सभी मांगों को स्वीकार करने में। जैसे ही किसी मांग की समय सीमा समाप्त हो जाती है और उस पर मतदान की प्रक्रिया लागू होती है और मांग को मतदान के लिए रख दिया जाता है, इस प्रकार सभी मांगों के नियत अंतिम दिन को जिन मांगों को तब तक निपटाया ना गया हो उन्हें मतदान के लिए रख दिया जाता है, चाहे उस पर चर्चा हुई हो या ना हो। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ में मैं समझाता हूँ। मान के चलिए एक सर्टेन डेज फिक्स कर दिया गया है कि इन दिनों में जो भी अनुदान पे जो भी चर्चा होगी और सब कुछ हमें कर लेना है। उस दिन तक अगर जिसकी चर्चा हो गई वेल एंड गुड, जिसकी चर्चा नहीं भी हुई है तब भी एक तय हमने कर लिया है दिन, तो उस दिन तक ही चर्चा होगी, और उसके बाद अगले दिन उसको डायरेक्ट जो है मतदान के लिए हम ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को जो है गिलोटिन कहते हैं। मतलब गिलोटिन के साथ अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाती है, यानी गिलोटिन के बाद जो है कोई चर्चा नहीं होगी, ये मान के चलना। अगला है विभागों से संबंधित स्थायी समितियों द्वारा छानबीन। अनुभव से पता चलता है कि गिलोटिन लागू होने से पहले हर वर्ष केवल चंद एक, कभी कभार तो कभी 1 या 2 मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हो पाती थी, और सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की मांग को बिना किसी संसदीय छानबीन या वाद विवाद की स्वीकृति दे दी जाती थी। विभागों से संबंधित स्थापित की गई संसद की 17 स्थायी समितियां को अन्य कार्यों के साथ साथ संबंधित मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों मांगों पर भी चर्चा पर विचार करने और मांगों पर मतदान होने से पहले सदन को रिपोर्टिंग करने का कार्यभार सौंपा गया है। 1994-95 के बाद हर वर्ष मांगे संसद के समक्ष पेश किए जाने के बाद दोनों सदनों को लगभग 1 मास के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मतलब एक तरह की कमेटी भी होती है, कमेटी भी जो है जांच करती है जो भी विभागों की मांग है उसके ऊपर। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो है 17 से जो है ये कमेटी है, और ये कमेटी स्थायी और अस्थायी 2 तरह की कमेटी है, तदर्थ कमेटी है, और वो इस मांग के ऊपर चर्चा करती है। संबंधित स्थायी समितियां जिन उनका निरीक्षण कर सके उस पर चर्चा कर सके। बजट अधिवेशन के दौरान 17 समितियां अनुदानों मांगों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देती है। जो 17 से ज़्यादा समिति है वो सभी अपना रिकमेंडेशन इसमें जो है सौंपती है। अगला है विनियोग बिल, या जिसको आप एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। संविधान के अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई भी धन संसद द्वारा विधि के अधिनियम के बिना नहीं निकाला जा सकता। मतलब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भारत का जो एक कंसोलिडेट फंड है संचित निधि, उसमें से कोई भी धन जो है वो संसद के द्वारा जो है वो विधि के अनुरूप प्रक्रिया के ही हिसाब से निकाला जाएगा, उसके बगैर नहीं निकाला जा सकता। और इस उपबंध के अनुसरण में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जाता है जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सब मांगों तथा संचित निधि पे प्रभारित व्यय सम्मिलित किया जाता है। यानी लोकसभा क्या करती है, इसी तरह का एक विधेयक पेश करती है जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत सभी अनुदान की मांग और साथ में संचित निधि पे जो जो भार आएगा व्यय वो सबको इसमें डाला जाता है। और इस विधेयक को ही विनियोग विधेयक कहा जाता है। जैसा कि आशय हो रहा है, जैसा नाम से स्पष्ट है, संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार दिया गया है। यानी जो ये कंसोलिडेट फंड है उसमें जो भी राशि है उसमें सरकार को ये अधिकृत किया गया है कि आप यहाँ से जो है खर्च कर सकते हैं विनियोग बिल के माध्यम से।
विनियोग विधेयक पर विचार करने, उसे प्राप्त करने की पद्धति वही है जो किसी भी अन्य विधेयक के मामले में अपनाई जाती है, सिवाय इसके कि वाद विवाद उन्हीं मामलों तक सीमित रहता है जिन मांगों पर वाद विवाद के दौरान चर्चा नहीं हुई हो। यानी कि अगर वाद विवाद पे चर्चा हो चुकी है पहले, तो यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, यही ध्यान रखना है। इस पर कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा बात है कि कोई जो है आप अमेंडमेंट, कोई रिवाइज जो है आप विनियोग बिल के मामले में नहीं कर सकते। विधेयक के लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि वह बिल धन विधेयक है और उसे राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। अगर कोई बिल जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष डिफाइन करता है कि वो जो है धन विधेयक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उसको जस्टिफाई कर देगा कि ये वित्त विधेयक जो है धन विधेयक है, मतलब वो धन विधेयक है, उसे राज्यसभा के फिर पास जो है फिर भेज दिया जाएगा। और राज्यसभा को विधेयक को संशोधन करने या उसे अस्वीकृत करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसे बहुत सारे मामलों में सीमाएं हैं, खासतौर पे ये धन विधेयक के मामले में। जो धन विधेयक है वो अगर राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा को विशेष पावर नहीं है कि उसमें कोई संशोधन करे, उसे अस्वीकृत करे, और उस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करनी ही पड़ती है उसे। इसके पश्चात विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही राज्यसभा क्या करेगा कि उसके पास एक सर्टेन डेज रहता है वह विधेयक, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जो है आगे चला जाता है, और राष्ट्रपति की मतलब संस्तुति के लिए, उनकी अनुमति के लिए। अगला हेडिंग जो है वो वित्त विधेयक का या फाइनेंस विधेयक का है। आने वाले वर्ष के लिए सरकार के पास सब वित्तीय प्रस्ताव एक विधेयक में सम्मिलित किए जाते हैं, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक में सारे वित्तीय प्रस्ताव एक साथ रहेगा। यह विधेयक साधारणतया प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत पश्चात लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट पेश करने के बाद, और यह सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को और अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्ताव को भी प्रभावित करती है। यानी सरकार के जितने भी वित्तीय प्रस्ताव है और किसी अवधि के लिए जो अनुपूरक यानी कि जो सब्सिडियरी जो है मतलब जो वित्तीय प्रस्ताव है उसको भी प्रभावित करता है। वित्त विधेयक को पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जा सकता और उसे तुरंत मतदान के लिए रखा जाता है। और विधेयक पर चर्चा सामान्य प्रशासन और स्थानीय शिकायत संबंधी ऐसे मामलों पर होती है जिसके लिए संघ सरकार उत्तरदायी हो। सरकार की नीति की सामान्य रूप से जो आलोचना करने की अनुमति तो है, परंतु किसी विशेष अनुमान के ब्यौरे पर चर्चा नहीं की जाती। सामान्यतः है कि विधेयक आ रहा है वित्त विधेयक, तो उसमें आप थोड़ा आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष अनुमान के ब्यौरे पे जो है इसमें चर्चा नहीं की जा सकती है। संक्षेप में समूचे प्रशासन का पुनरीक्षण तो होता है, यानी रिव्यू तो होता है, परंतु जिन प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है उस पर फिर से चर्चा नहीं की जा सकती। यह विधेयक पेश किए जाने के लगभग 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके जो है पास किया जाना, उस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे ही वित्त विधेयक जो है पार्लियामेंट से वो संसद द्वारा पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति 75 दिन के अंदर संसद द्वारा उसको पारित करके जो है राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए उसको भेज दिया जाता है। अगला है लेखानुदान या वोट एंड अकाउंट। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार बजट के उपबंधों और कर प्रस्तावों पर चर्चा करने का संसद को पूरा राइट देता है कि वो सारा उस पर चर्चा करेगा। और बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से लेकर उस पर चर्चा करना, अनुदानों की मांगों की स्वीकृति करना, विनियोग और वित्त विधेयक के पास होने तक जो सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने तक जो है चलता रहता है। ये सब कुछ होता है। आप देखा आपने बजट आया संसद में, उस पर डिबेट हो रहा है, उसमें चर्चा हो रही है, अनुदानों की मांग पर चर्चा और उससे स्वीकृति की जा रही है, धन विधेयक, वित्त विधेयक है, विनियोग विधेयक, ये सारा पास हो रहा है। तो ये पूरा जो है ये फाइनेंशियल ईयर में ये सब चीज चलता रहता है। जब तक संसद मांगे स्वीकृत नहीं कर देती तब तक यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाना आसान नहीं है। मान के चलिए आपने बजट बनाया, बजट पार्लियामेंट में गया, वो सारा प्रोसेस हो रहा है, जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करती है तब तक गवर्नमेंट कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। तो उस खास अवधि के लिए जब तक कि बजट पास नहीं हुआ है और प्रशासन आपको चलाना है तो उसको चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध तो होते नहीं है। इसलिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट के एक विशेष उपबंध है जिसमें क्या किया जाता है कि मतलब जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी जाती है कि बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है। यानी वो कुछ जो है राशि वित्त वर्ष के एक भाग के लिए कुछ अग्रिम राशि जो है सरकार को दे देती है, क्योंकि बजट पास होगा, पास होने के बाद पैसा आएगा, वो सारा कुछ प्रोसेस में डिले होगा, तब तक के लिए कैसे प्रशासन चलेगा। तो उसके लिए अग्रिम राशि कुछ जो है वो मतलब
जो लोकसभा है वो उसको ये अधिक शक्ति दी गई है कि वो अग्रिम राशि सरकार को दे सकती है। इसको कहते हैं वोटर अकाउंट। साधारणतया अनुदानों की विभिन्न मांगों के अंतर्गत समूचे वर्ष के लिए अनुमानित व्यय के 1/6 भाग के बराबर 2 मास के लिए राशि का एक लेखानुदान दिया जाता है। लगभग जो 2 मास के लिए दिया जाता है कि आपका 2 मास का आपका खर्च जो है वो हो जाए। किसी निर्वाचन वर्ष के दौरान यदि ऐसी प्रत्याशा हो कि सदन द्वारा मुख्य मांगों को और विनियोग विधेयक को पास किए जाने में 2 माह से अधिक समय लगेगा तो लेखानुदान लंबी अवधि के लिए यानी 3 या 4 मार्च के लिए भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन का ईयर हो और इलेक्शन ईयर में और भी टाइम लगेगा, नया सरकार बनेगी और वो सब फिर सारा जो है पेचीदगी आएगी, तो उस सारे स्थिति में हो सकता है कि 2 मास से ज़्यादा भी आपके लिए आपको मतलब वोटर अकाउंट दिया जा सकता है, 3 या 4 मंथ के भी दिया जा सकता है। ऐसे सामान्यतः 2 मंथ के लिए दिया जाता है। प्रथा के अनुसार लेखानुदान को एक औपचारिकता माना जाता है और लोकसभा बिना चर्चा के इसे पास कर देती है। लेखानुदान जब पास होता है तब बजट पर सामान्य चर्चा होती है और अनुदानों की मांगों पर चर्चा अभी प्रारंभ होनी होती है। रेल बजट के मामले में 31 मार्च से पहले पास किया जाता है। लेखानुदान नहीं लिया जाता, लेकिन यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन वर्ष में लिया जा सकता है। रेल बजट के मामले में सामान्यतः लेखानुदान नहीं लिया जाता, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ भी निर्वाचन वर्ष हो, डिले हो, तो वहाँ भी जो है लेखानुदान आपको मिलेगा। ऐसे सामान्य रूप से जो ये सामान्य बजट के मामले में इसको लिया जाता है। दूसरा है अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदानों की मांग। अनुपूरक अनुदानों की मांग वित्तीय वर्ष की समाप्त होने से पूर्व सदन में जो है वो पेश किया जाता है और पास की जाती है, जबकि अतिरिक्त अनुदानों की मांग वास्तव में राशियां खर्च कर चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती है जिससे वो संबंधित है। तो यहाँ 2 टर्म आ रहा है, एक अनुपूरक और एक हो रहा अतिरिक्त अनुदान। तो वो कह रहे हैं कि अनुपूरक अनुदान का जो डिमांड है वो फाइनेंस ईयर की समाप्ति से पूर्व सदन में पेश किया जाता है, यानी फाइनेंस ईयर जो चल रहा है वो समाप्त और उससे पहले पेश किया जाएगा और पास की जाती है। जबकि अतिरिक्त अनुदान की मांग वास्तव में राशि खर्च हो चुकने के बाद उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती है, यानी कि अनुपूरक हमेशा वित्तीय वर्ष के जो है पहले आएगा और अतिरिक्त अनुदान जो है वो वित्तीय वर्ष के बाद आएगा। तो अनुपूरक में क्या है कि वित्तीय अतिरिक्त में क्या है कि अगर सरकार की वो राशि खत्म हो गई है तो वित्तीय वर्ष के बाद जो और राशि उसे चाहिए होती है अतिरिक्त अनुदान की मांग के लिए वो कर सकता है। अनुपूरक जो है फाइनेंशियल ईयर के पहले आएगा। अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रस्तुत मांगों तक ही सीमित होती है और मूल अनुदानों पर या उसके अंतर्निहित नीति पर चर्चा नहीं की जाती है। यानी अनुपूरक अनुदान में जो है जो मांग किया जा रहा है अनुपूरक उसी पे ही चर्चा होगी। मुख्य बजट में जिन योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है उसके विषय में किसी सिद्धांत या नीति के प्रश्न पर चर्चा करने की इसमें अनुमति नहीं है। कोई उसमें जो मेन सब्जेक्ट है, मेन कंटेंट है, उस पर आपको नहीं चर्चा करना है। जो अनुपूरक जो आप केवल डिमांड कर रहे हैं, अलग से जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो है जो ऑक्सिलरी आपका डिमांड है उसी पर केवल चर्चा होगी। अतिरिक्त अनुदान में क्या होती है, चर्चा के दौरान सदस्य ये कह सकता है कि धन किस प्रकार अनावश्यक रूप से खर्चा किया गया है या खर्चा उसे नहीं करना चाहिए था। मान के चलिए जब अनुपूरक आप लाइएगा पार्लियामेंट से जो है आपको चाहिए एक्स्ट्रा मनी सरकार को, तो आप बताइएगा ना कि हाँ हमें ये एक्स्ट्रा मनी चाहिए, तो उसमें पार्लियामेंट बोल सकता है कि आपको जो पैसा दिया गया आप गलत तरीके से आपने खर्चा किया, उसको इस तरह से खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा डिबेट होता है अतिरिक्त में। इस अवस्था में चर्चा यही तक सीमित रहती है और सामान्य चर्चा या शिकायत इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। अमूमन यही होता है कि आप खर्चा के सेंस में ही आप उसको घेरिएगा, अतिरिक्त कोई चर्चा इसमें नहीं होती है। तीसरा है वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। अब मान के चलिए कि किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है और जिसके विस्तृत अनुमान देना शायद संभव नहीं हो। मान के चलिए कुछ भी नेशनल इमरजेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे सिचुएशन के लिए जबकि ऐसा राष्ट्रीय आपात हो जाए तब सरकार के पास इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो जो है पूरा डिटेल में बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये जरूरत है, हमें ये जरूरत है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सदन बिना ब्यौरे के प्रत्यानुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट के तहत जो एक मुश्त राशि सरकार को दे सकती है। ये क्रेडिट के बेस पे है, ये प्रत्यानुदान है। और इमरजेंसी और ये सब के सिचुएशन में कहीं फ्लड आ गया, कहीं पे जो आफत मच गई, कहीं पे जलजला आ गया, वो सारे सिचुएशन में जो पार्लियामेंट हो सकता है सरकार को दे पैसा कि ये आपके लिए जरूरी है, आप उस सिचुएशन से, उस क्राइसिस से बाहर निकलिए। तो क्रेडिट के बेस पे होता है, इसलिए इसका नाम ही है वोट ऑफ क्रेडिट यानी प्रत्यानुदान। और दूसरा है एक्सेप्शनल ग्रांट यानी अपवादानुदान, किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो वित्तीय वर्ष के साधारण खर्च का भाग नहीं है, फाइनेंशियल में जो खर्च हम करते हैं उसका पार्ट नहीं है ये। ऐसी स्थिति में सदन उस विशेष प्रयोजन के लिए
अलग से धनराशि देता है। तथापि अब तक ऐसी मांगे संसद में पेश नहीं हुई है। अब तक जो है जो एक्सेप्शनल ग्रांट है वो पेश नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि एक्सेप्शनल है, अपवाद स्वरूप आपको दिया जा रहा है, जो कि साधारण वित्तीय वर्ष के जो है खर्च का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप सारे अनुदान के प्रोसेस को देखते हैं तो। अगला हिस्सा जो है वो संसदीय समिति का है। भारत में हम जानते हैं कि दो तरह की संसदीय समिति है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समिति वो समिति होती है जो प्रत्येक वर्ष या समय समय पर जैसी भी स्थिति हो सदन के द्वारा जो है निर्वाचित की जाती है, या अध्यक्ष या सभापति के द्वारा मनोनीत की जाती है, जो स्थायी स्वरूप की होती है। ठीक है, तो स्थायी समिति जो आप जान रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष होगा और समय समय पर जैसा भी स्थिति हो सदन के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, और अध्यक्ष या सभापति के द्वारा ये मनोनीत होता है और ये परमानेंट नेचर का होता है। जबकि तदर्थ समिति जो है वो समिति होती है ये जो सदन के द्वारा या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा किसी विशिष्ट मामलों पे विचार करने के लिए और प्रतिवेदन के लिए गठित हो जाती है। यानी ये जनरल कंडीशन में नहीं आती है, कोई विशेष मामला है, कोई विशेष अवसर है, तो उस समय ये गठन किया जाता है और उन मामलों पे अपना कार्य जो है पूरा करते ही समाप्त होता है। जैसा ही काम समाप्त हुआ, जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो इसको जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है, ये खत्म होता है। स्थायी समिति में प्रत्येक सदन में जो है स्थायी समितियां या कुछ संयुक्त समितियां उनके कृत्यों के अनुसार इस प्रकार जो है श्रेणीबद्ध किए गए। कुछ जो स्थायी समिति है उसका लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये समिति जो है वो स्थायी समिति है। जैसे कि एक है वित्तीय समिति, स्थायी समिति में एक समिति है, जैसे लोकसभा के प्राक्कलन समिति है और सरकारी उपक्रम समिति है, लोक लेखा समिति है, ये सारा जो है वित्तीय समिति है। आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसमें दो को, खासतौर पे प्राक्कलन और जो है लोक लेखा को। दूसरा है दोनों सदनों की विभागों से संबंधित स्थायी जो है संयुक्त समितियां, ये भी स्थायी समिति है। तीसरा है जांच समितियां, जैसे याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, ये समिति जो है जांच समिति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। अगला है छानबीन समिति, जैसे अधीनस्थ विधायन समिति, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधी समिति, ये सारी समितियां जो है वो छानबीन की समितियां हैं। तो ये आपने देखा कि ये 4 तरह के जो है वो स्थायी समितियां हैं, और ये चारों समितियों में वित्त समिति है। अब जांच समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याचिका और विशेषाधिकार की बात की गई है। छानबीन समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें अधीनस्थ विधायन समिति है, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए भी कहा गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति ऐसी समिति होती है जिसको आप 2 भाग में बांट के देख रहे हैं। विधायिका संबंधी प्रवर या संयुक्त समिति जो है, जो विशिष्ट अवसरों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त किया गया, ये तदर्थ समिति है। ये समिति अन्य तदर्थ समितियों से इस कारण से भिन्न है क्योंकि इसका संबंध विधेयकों से होता है। इसके द्वारा जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह प्रक्रिया नियम या अध्यक्ष सभापति द्वारा दिए गए निर्देशों में निर्धारित होता है। तो ये जो है एक तरह का अलग समिति है जो कि विधेयकों से जुड़ा हुआ है। कौन सी समिति? जो है प्रवर समिति जो है वो उसके अंदर इसमें आता है। नेक्स्ट जो है वो है वे समिति जो किसी विशिष्ट मामलों में की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों द्वारा इस आशय को स्वीकृत करके अध्यक्ष या सभापति द्वारा समय समय पर गठित किया जाता है। तो ये भी एक तरह का जो है वो तदर्थ समिति है। अब हम विदिन जो है पहला स्थायी समिति है उसमें 2 समिति को फोकस करें। वित्तीय समिति खासतौर पे पहला प्राक्कलन एस्टीमेट 30 मेंबर होते हैं ये और इस समिति में, और लोक लेखा समिति और सरकारी समिति के समान राज्यसभा के सदस्य इसके मेंबर नहीं होते, इसमें केवल लोकसभा के 30 मेंबर होंगे। यह समिति क्या करती है? स्थायी मितव्ययता समिति के रूप में काम करती है। उसकी आलोचना और सुझाव क्या है, फिजूल खर्ची पे कैसे रोक लगे उसके लिए वो एस्टीमेट देती है। ये पहला ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एस्टीमेट देने का काम करती है। लोकसभा का केवल मेंबर होता है, 30 मेंबर होता है इसमें। यह समिति वार्षिक अनुमानों की विस्तृत जांच करती है ताकि यह बताए कि किसी भी कार्य को करने से क्या मितव्ययता आएगी, क्या सुधार होगा, क्या कार्यकुशलता होगा, क्या प्रशासनिक सुधार लाया जा सकेगा। साथ ही यानी ये मितव्ययता लाने के लिए और वैकल्पिक नीति बनाने के लिए सुझाव देती है और ये जांच करती है कि अनुमानों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रखे धन किस तरह से ठीक ढंग से खर्च किसमें किया जा सकता है। साथ ही साथ सुझाव देती है संसद के समक्ष किस रूप में इसे पेश किया जाए। ठीक है, तो अपने आप में ध्यान रखना है कि एस्टीमेट कमेटी है, धन का बेहतर प्रयोग कैसे है, आय मितव्ययता कैसे स्थापित हो, कार्यकुशलता कैसे हो, इसी के लिए होता है।
और केवल लोकसभा की कमेटी है। लोक लेखा समिति जो है 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा के होता है, और ये जो है अमूमन विपक्ष का नेता ही जो है इसका सभापति होता है। इसको जो जुड़वां बहन कहा जाता है किसका, प्राक्कलन समिति का, क्योंकि दोनों समितियां क्या करती है, एक दूसरे की पूरक है। प्राक्कलन समिति क्या करती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका एस्टिमेट करती है, और लोक लेखा समिति क्या करती है, मुख्यतः भारत सरकार जो भी व्यय कर रही है, जो भी राशि वो व्यय कर रही है भारत सरकार, उसको क्या करती है, वो जांच करती है, वो सही दिशा में जांच हुआ है या नहीं, उसका खर्च कहाँ हुआ है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है समिति के जांच करने के लिए विषयों का चयन ये सभी में जो है महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी सीएजी जो है इसमें जांच प्रक्रिया को जो है वो ऑडिट करता है, वो देखता है कि ये ठीक से जांच हुआ है या नहीं। तो लोक लेखा कमेटी जो है बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और वो इससे संबंधित जो है सभी विषयों की जो है वो जांच करती है। तो इस तरह से हमने आज की कक्षा में देखा कि किस तरह से विस्तृत तरीके से लोकसभा में बजट पेश होता है, बजट अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, किस तरह से सामान्य चर्चा होती है, किस तरह से जो है वो अनुदानों की मांग पर चर्चा होती है, किस तरह से जो है उसमें गिलोटीन का प्रोसेस है, किस तरह से कटौती प्रस्ताव आता है, किस तरह से संसदीय समिति उस पर काम करती है। तो इस तरह से एक विस्तृत समझ जो है हमने पूरे इस 3 लेक्चरों में वित्तीय प्रशासन पे बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको जरूर बहुत ज्ञानवर्धक, रुचिकर ये कक्षा लगा होगा और आप इस पूरे प्रोसेस में हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।